Suprabhat, good morning to all of you. Suprabhat, Good morning. good morning. आज आप सबको देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है इस बात से कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के जो कार्यक्रम लाइन अप थे और प्लान किए गए उन सब का आज आखिरी दिन है। और ये आखिरी दिन नहीं है, ये महोत्सव तो चलता ही रहेगा जब तक ये देश है। हर देश ही अमृत महोत्सव, हर दिन ही हमारे लिए अमृत महोत्सव है। देश भर में जिस शिद्दत के साथ लोगों ने पार्टिसिपेट किया और एक राष्ट्रीयता की भावना, एक नेशनलिज्म की फीलिंग जो सब में आई, उसे देख के बहुत मन प्रसन्न हुआ। एयूडी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। जैसे कि रजिस्ट्रार साहब सबको बता रहे थे कि अलग अलग डिविजन्स में अलग अलग सीनियर लोगों ने सबने एक होकर के टीम वर्क के द्वारा ये सब काम कर पाए। इससे ये भी सीखने को मिलता है कि टीम वर्क का कितना महत्व है। टीम एज ए यूनिवर्सिटी और टीम एज ए नेशन का कितना महत्व है। बहुत सारे कार्यक्रम हुए और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम भी हुए जो पहली बार हमने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने किए। तो उससे ये भी पता लगता है कि हम धीरे धीरे समाज के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, कम्युनिटीज के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं और ये बड़ी टीम होती जा रही है। एयूडी की टीम और बड़ी बड़ी होती चली जा रही है। इस एंथुसियाज्म और जज्बे को बहुत बहुत सलाम। आज की युवा पीढ़ी जो है वो मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर में फंसी रहती है। हम भी फंसे रहते हैं, खाली युवा पीढ़ी को, हम सब भी। तो इतने बिजी शेड्यूल में जहाँ उन पे इतना सारा प्रेशर रहता है हर चीज का, तो इस पीढ़ी को अपने इतिहास के बारे में, स्वतंत्रता के संघर्ष के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। जो कुछ भी सुना हुआ है वो शायद देर से ज्यादा है, पर फैक्चुअल कम है। तो इस तरह के पर्व मनाने से ये भी एक ओकेजन होता है जब हम अपने युवा पीढ़ी को अवगत कराते हैं कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली है और ये इस बात को अगली जनरेशन तक, अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी बनती है। इससे पहले कि हम ये दुनिया छोड़ के चले जाएं, हम विरासत में अपने नेशन की प्राइड, जिसमें हमारा सेल्फ प्राइड भी है, वो हम देते हुए जाएं। और ये इस महोत्सव में नेशनल प्राइड जो निकल के आया है, उस जज्बे को सलाम और बार बार सलाम। इस जर्नी में मैं हर बार स्वतंत्रता दिवस पे एक ही बात कहती हूँ कि हमारे जो हीरोज जिनके बारे में हम गाते हैं, गाथाएं गाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, डिबेट्स करते हैं, उनकी फिलॉसफी भी पढ़ाते हैं, परंतु बहुत बहुत लंबी लिस्ट है अनसंग हीरोज की जिनको हमने कभी याद नहीं किया। ये वो नायक है जो अज्ञात है और अज्ञात नायकों की लिस्ट भी बहुत लंबी है। मैंने कुछ दिन पहले अपने भाषण में कहा था कि जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया उसकी सूची जब बनाते हैं तो तकरीबन 30 लाख लोगों की आती है। परंतु जब हम सूची उसकी बनाते हैं कि जिन लोग जो सफरर्स रहे पाए, चाहे वो पार्टीशन के टाइम में सफरर्स थे, जब पार्टीशन हुआ लोग इधर से पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, उस दौरान भी बहुत मौतें हुई, बहुत लोगों के साथ बहुत ज्यादती भी हुई। इट वॉज वेरी हॉरेंडस। अगर हम मानवता की को जो मारा गया ब्रिटिश रूल में, उसकी जब संख्या को लगाते हैं तो एस्टिमेट, ये हमारे एस्टिमेट नहीं है, ये वेस्टर्न एस्टिमेट है बाहर के, तो 35 million people in India were killed. Probably this was the only example in the humanity
in humanity, where no discussion happened as to what level of atrocity is there matter to our people in this country. इस युवा पीढ़ी को ये जानना बहुत जरूरी है कि वो सारे अज्ञात नायक, वो सारे अनसंग हीरोज जिनको हम किताबों में नहीं पढ़ाते हैं, उनको भी एक्नॉलेज करने का, उनके जज्बे को भी एक्नॉलेज करने का आज का दिन है। और मैं उन्हें आज सलाम करती हूँ और मैं उन्हें अभिनंदन करती हूँ उन सबका कि उनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। इनमें कुछ एग्जाम्पल्स, क्योंकि युवा पीढ़ी को ये पता होना चाहिए कि कौन लोग थे ऐसे जो इतने अज्ञात थे। सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगी, उनका नाम था झटकली बाई। झटकली बाई जो थी वो महारानी झांसी बाई के साथ की सहायक थी, उनकी स्ट्रैटेजिस्ट थी उनकी, और उनके साथ वो काम करती थी। वो छोटी जाति थी। जब उनके बारे में ऐसा लिखा जाता है कि वो छोटी जाति थी, मेरे हिसाब से ये शब्द ही निकाल देना चाहिए कि वो छोटी जाति थी। वो बहुत बड़ी जाति थी जिन्होंने अपने राष्ट्र प्रेम में रानी झांसी का रूप धारण करके ब्रिटिशर्स को पहला फ्रंट पेज दिया, और लक्ष्मीबाई पिछले दरवाजे से निकल के उन्होंने पीछे से उनको अटैक किया और वो मारी गई। तो वो नीच जाति या छोटी जाति की नहीं है। जब हम इतिहास पढ़ाते हैं ये शब्द वहां से हटाना बड़ा जरूरी है। वो बहुत बड़ी जाति थी जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए अपनी जान दी। उनके जो पति थे वो भी फौज में सिपाही थे और उन्होंने भी रानी झांसी के लिए बहुत बहुत बलिदान दिया। दूसरा नाम इस सूची में आता है रास बिहारी बोस जी का। आपने बहुत सारे लोगों ने नाम सुना है या नहीं सुना है। रास बिहारी बोस जो थे वो सुभाष चंद्र बोस के एक तरह से गुरु कह लें, उनके गुरु थे, और उन्होंने ही आईएनए की फॉर्मेशन की, और आईएनए की फॉर्मेशन उन्होंने भारत से बाहर जाकर की। वो जापान चले गए, उन्होंने एक जापानीज महिला से विवाह कर लिया ताकि जापानीज सिटीजनशिप मिल जाए, और वहां से उन्होंने आईएनए के लिए लोगों को जोड़ना शुरू किया, और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के आईएनए की फौज को ज्वाइन किया। तो उनकी उम्र होती जा रही थी और वो बीमार भी रहते थे, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बुला के कहा कि मैं अब चाहता हूँ कि आप जो है आईएनए को टेक ओवर करें और इसको एक फोर्स बनाएं ताकि इंडिपेंडेंस मूवमेंट को एक इम्पीचेस मिले। तो उनके बारे में भी बहुत लोगों को उनके बारे में ज्ञान नहीं है, और कुछ लोगों को पता होगा जरूर जो इतिहासकार हैं और इतिहास पढ़ाते हैं। इसी तरह से मैं कुछ ऐसे अज्ञात हीरोज के बारे में बताना चाहूंगी जो दिल्ली में जिन्होंने अपना योगदान दिया इस आंदोलन में, पर उनके बारे में गजट नोटिफिकेशन तक ही उनके नाम रह गए कुछ लोगों के, और कुछ लोगों के नाम है ही नहीं, उनके नाम है ही नहीं। और परंतु जो ब्रिटिश गजेटियर्स थे उनमें उनका नाम उपलब्ध है। उसमें एक हीरा सिंह और सुधारी सिंह करके सोल्जर्स थे जिन्होंने नजफगढ़ में ब्रिटिशर्स को पछाड़ा। और इस सूची में आगे बाबू गजा राय और भागीरथ मिश्रा जिन्होंने जो कश्मीरी गेट पे रिज एरिया है उसमें 1857 के जब दूसरी रेवोल्यूशन हुई उसमें उन्होंने भाग लिया और उन्होंने अपना बलिदान दिया। रामजी दास गुरवाला, उन्होंने 1857 की मूवमेंट को फाइनेंस किया, बहुत सारा पैसा दिया ताकि उसको इम्पीचस मिल सके। अमीर चंद, उन्होंने अपना एक स्कूल खोला जिसका नाम था नर्सरी ऑफ रेवोल्यूशनरीज, और उसमें रेवोल्यूशनरीज को अपने देश के बारे में, देश प्रेम के बारे में तैयार किया जाता था। बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद के साथ मिलकर लॉर्ड हार्डिंग पर बॉम्ब फेंकने का प्लान उन्होंने बनाया, और बोस जी के साथ
सुभाष चंद्र बोस जी के साथ उन्होंने कार्य किया, वो दिल्ली से बिलोंग करते थे। तो ये सारे हीरो हमारे दिल्ली के हैं, इसलिए आज उनको नमन है, इसलिए हम उन्हें याद कर रहे हैं। युद्धवीर सिंह ये गांधीयन थे और इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को इम्पीटस देने के लिए स्वदेशी भंडार शुरू किया और लोगों को एनकरेज किया कि आप स्वदेशी वस्त्र पहने और अपना बुना हुआ ही वस्त्र पहने, ताकि हमारी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करें। इनमें दो बड़ी प्रोमिनेंट दिल्ली की महिलाएं थी। एक थी सुशीला मोहन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी उन्होंने बहुत योगदान दिया। कई बार वो जेल गई और उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता चला जा रहा था, तो भी जेल से उन्हें कहते थे कि हम आपको विदा कर रहे हैं, तो वो मना कर देती थी कि मेरे स्वास्थ्य के कारण मुझे बाहर मत भेजिए। सत्यवती भी दिल्ली से ही बिलोंग करती हैं और इंडियन पीजेंट मूवमेंट में उन्होंने बहुत पार्टिसिपेट किया और हमारे किसान भाइयों की जो प्रॉब्लम्स थी उनको समझा और जाना। इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। हमारे बीच में डॉक्टर आनंद वर्धन हैं, अगर वो ऑडियंस में बैठे हैं, मैं चाहती हूँ यहाँ आए। डॉक्टर आनंद वर्धन हमारी फैकल्टी है स्कूल ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट के। लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड। आनंद वर्धन जी ने पुस्तक लिखी है अनसंग हीरोज ऑफ दिल्ली, देयर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन नेशनल मूवमेंट, और ये बुक हम आज रिलीज करना चाहते थे पर कुछ कारणों से नहीं कर पाए। द बुक इज रेडी, इट हैज बीन रिव्यूड, सब कुछ हो गया है, पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण हम चांसलर सर को एक फंक्शन में इनवाइट करके इस बुक को रिलीज करने वाले हैं। और आप सबको बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद आपके साथ है। आपने हमारे दिल्ली के जो अनसंग हीरोज हैं उनको आपने एक्नॉलेज किया है अपने बुक के थ्रू। आनंद बहुत अच्छे रिसर्चर भी हैं, तो आज आपने एग्जीबिशन लगाई है, उस एग्जीबिशन में इसके कुछ अंश आपको देखने को मिलेंगे और एग्जीबिशन आप जरूर अटेंड कीजिएगा। हमारे युवाओं को ये भी पता होना चाहिए कि भारत, जो बार बार हम भारत, हिंदुस्तान और इंडिया कहते हैं, इन तीन चीजों में, इन तीन नामों में डिफरेंस क्या है? भारत की जो बाउंड्री थी, जो सीमाएं थी, वो साउथ एशिया से शुरू होकर के पूरा अफगानिस्तान, पूरा पाकिस्तान, सब मिलाकर के भारतवर्ष कहलाया गया। भारतवर्ष मतलब विशाल, बहुत विशाल कोई देश भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसकी हम इतनी बात करते हैं, हड़प्पन सभ्यता की बात करते हैं, वो हमारी ही सभ्यता है। वो आपको सबको पता होगा कि वो आर्कियोलॉजिकल कल्चर है हमारी, जिसके बारे में दुनिया भर में अप्रिशिएट करते हैं कि सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशन अगर दुनिया में कोई थी तो वो इजिप्शियन, मेसोपोटामियन और हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, वो भी हमारी ही सिविलाइजेशन थी। जब हम अपना राष्ट्रगान गाते हैं, आपको याद होगा, हम कहते हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, तो सिंध का जितना एरिया था वो सब भी हमारे पास ही था। तो ये भारत था, ये भारत था। भारत स्क्वीज होते होते it got truncated into Hindustan and further got truncated into India. तो ये हमारा इतिहास है। हम इंडियन सोशल आइडेंटिटी, जो कि कल्चरल टेरिटरी डिसाइड करती है। आप पाकिस्तान में भी चले जाएंगे तो आपको लगेगा, आपको ये नहीं लगेगा कि आप किसी दूसरे देश में आ गए। मेरे परिवार के बहुत सदस्य पाकिस्तान गए अलग अलग समय में, 1947 के इमीडिएटली बाद भी गए, 70s में भी गए और 90s में भी गए। उन्होंने कहा कि एक रिलीजन को लेकर के जो एक अंतर नजर आता है, बस उतना ही अंतर है। बाकी जहाँ तक सोशल आइडेंटिटी का सवाल है, वो इंडियन सोशल आइडेंटिटी ही है वहाँ भी। तो जो हम अपने, हमारे जो
टेरिटोरियल बाउंड्री थी, वो बाउंड्री कभी भी नहीं थी, वो बाउंड्री कभी भी नहीं थी। हमारी तो कल्चरल बाउंड्री थी, इंडिक सोशल सिविलाइजेशन थी हम। तो यही कारण है कि भारत ने कभी किसी टेरिटरी को, किसी देश को कॉन्कर करने का नहीं सोचा। चाइना को कॉन्कर कर लिया कल्चरली, बहुत सारे देशों को कॉन्कर कर लिया कल्चरली। जब उन्होंने हमारे बुद्धिज्म को अपनाया, हमारे धर्म को अपनाया, हमारी कल्चरल वैल्यूज को अपनाया, तो भारत का जो राष्ट्रवाद है, भारत का जो राष्ट्रवाद है वो कल्चरल नेशनलिज्म है, टेरिटोरियल नेशनलिज्म नहीं है। ये हमारे युवा पीढ़ी को बहुत जरूरी है समझना कि हमारा नेशनलिज्म कल्चरल नेशनलिज्म है। हम उस व्यक्ति को, हर उस व्यक्ति को भारतवासी मानते हैं जो हमारे कल्चर से, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी से, हमारी सोशल आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान हमसे अलग नहीं है, बांग्लादेश हमसे अलग नहीं है, वो भी सब भारतवासी ही हैं। अलेक्जेंडर जब भारत में आया तो वो बहुत सारी कहानियां सुन के आया था अपनी माँ के द्वारा, अपने योद्धाओं के द्वारा। जब वो भारत में आया तो उसने कहा कि भारत में लूटपाट करने का इतना मजा नहीं आया, लूटपाट करने का इतना मजा नहीं आया जितना कि वहाँ के लोगों की सोशल वननेस को देख के आया, कि लोग इतनी एक दूसरे की इज्जत करते हैं, इतना एक दूसरे का मान करते हैं, इतने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इतने इमोशनल हैं कि वो अतिथि को, बाहर दुश्मन जो आता है उसको भी अतिथि मानते हैं, उसको भी अपना गेस्ट मानते हैं। तो उसने कहा ये उनकी वीकनेस नहीं है, ये उनकी स्ट्रेंथ है। अलेक्जेंडर जैसा व्यक्ति जिसमें इमोशंस बिल्कुल भी नहीं थे, वो भी अपनी हम भारत के बारे में इस तरह की बात उसने कही। हमारी धरती से नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज का होना, और वहां से कितने ही सारे जो स्टूडेंट्स पढ़ के निकले, उन्होंने हमारी सभ्यता के बारे में लिखा और हमारे धर्म को अपनाया। तो उस समय में जब 2 यूनिवर्सिटीज यहाँ एस्टैब्लिश हुई, इसका मतलब हम कितने सभ्य थे, हम कितने सिविलाइज थे, हम कितने डेवलप थे और हम कितने अच्छे थे। अंग्रेजों ने हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया, बड़ा दुख होता है, पर उससे ज्यादा हमारे अपने लोगों ने हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, you can divide the territorial borders, but you cannot divide the shared history of India. You can twist, hide, and present the academic history, but you cannot delete the history we carry in our hearts. It is imbued in our historic memory and shall always remain with us as archetypes, which can never be erased. हमारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में गौरवशाली इतिहास पढ़ाना चाहिए। हमारा इतिहास, जो इतिहास हमारा है वो पढ़ाना चाहिए। एनईपी के माध्यम से आप लोग पढ़ते ही हैं कि एनईपी के माध्यम से बहुत सारा करिकुलम में चेंज आ रहा है, जिसमें देशभक्ति करिकुलम भी बहुत इम्पोर्टेंट करिकुलम है। तो ये देशभक्ति करिकुलम हम भी अपने यहाँ एयूडी के करिकुलम में लाएंगे। दिल्ली के स्कूल में हमारी दिल्ली की सरकार ने देशभक्ति करिकुलम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है और उस करिकुलम में बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। इसी तरह से किसी ने मुझे बातचीत में पूछा कि मैम ये देशभक्ति करिकुलम पढ़ाएगा कौन? तो मैंने कहा देशभक्ति का करिकुलम वो पढ़ाएगा जो अपने देश के बारे में ठीक से जानता है और अपने देश को प्रेम करता है, जो देशभक्त है वही इस करिकुलम को पढ़ाएगा। तो अपने इतिहास के बारे में बताते हुए युवा पीढ़ियों को बहुत जल्दी से 2-3 चीजें और बताना चाहती हूँ कि एस्टिमेट लगाया जाता है कि 1765 से 1938 के बीच में जो अंग्रेज हैं हमारे भारत से
46 ट्रिलियन शिलिंग्स की प्रॉपर्टी काइंड और कैश में लेकर के गए। ये एस्टिमेट हमारे नहीं है, ये एस्टिमेट यूरोपियन स्कॉलर्स के हैं और इकोनॉमिस्ट के हैं जिन्होंने ये असेस किया। और जैसे मैंने बताया कि 35 मिलियन पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया, ब्रिटिशर्स स्टे इन इंडिया। तो आपको मैं जो बताना चाहती हूँ वो ये कि अपने इतिहास को, हमारे बच्चों को, युवा पीढ़ी को अपने इतिहास के बारे में बताएं और बताएं ये आज़ादी आसानी से नहीं मिलती है। इस आज़ादी में हमारे बड़ों का बहुत बहुत योगदान है और इसे हम समेट के रखें और इसको मनन करके रखें कि हमें अब कभी भी हमें दोबारा गुलाम नहीं बनना है। विंस्टन चर्चिल हमें आज़ादी देने के बिल्कुल खिलाफ थे। आई होप सबको पता है ये बात। क्लेमेंट एटली जब इंडिया में आए तो वो साइमन कमीशन के वन ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस थे। 7 पार्लियामेंटेरियंस आए थे ये देखने के लिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसमें क्या त्रुटियां हैं, गवर्नेंस में क्या कमियां हैं, क्योंकि अनरेस्ट बहुत हो चुका था भारत में। तो एटली जो है उस कमीशन के पार्ट थे और वो बहुत सारे हमारे नेताओं से मिले। तो उनको वो असल में जब इतिहास समझा उन्होंने तो उनको बहुत सिंपैथी हुई हमारे लीडर से और वो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने आज़ादी के लिए हमारे केस को पार्लियामेंट में रखा और खूब डिफेंड किया। उस डिफेंस में सबसे पहले हमारे खिलाफ बोलने वाले विंस्टन चर्चिल थे। उन्होंने कहा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप जरूर सुने ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारे कितना नाश किया। If independence is granted to India, power will go to the hands of rascals, rogues, freebooters. All Indian leaders will be of low caliber and men of straw. They will have sweet tongues and silly hearts. They will fight amongst themselves for power, and India will be lost in political squabbles. A day would come when even air and water will be taxed in India. चर्चिल साहब को मैं ये बताना चाहती हूँ कि थोड़ा फर्दर एनालिसिस करते तो हमें समझ आता कि हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए तो सच है पर हमारे देश के लिए ये सच नहीं होता। बाबा साहब ने एक चिंता व्यक्त की थी और जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने अपनी स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, वो भी आपके सामने रखना जरूरी है। उन्होंने कहा, on 26 January 1950, India will be an independent country. What would happen to her independence? Will she maintain her independence or will she lose it again? This is the first thought that comes to my mind. It is not that India was never an independent country. The point is that she once lost the independence she had. Will she lose it again? It is this thought which makes me most anxious for the future. मैं आज बाबा साहब का स्मरण करते हुए उनको, उनकी आत्मा को एक एश्योरेंस देना चाहती हूँ कि भारत बहुत ही सेफ हैंड्स में है और जिस चीज़ की वो एंग्जाइटी लेते थे उस चीज़ की एंग्जाइटी लेने की जरूरत नहीं है। आज का महोत्सव और जो 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया, बढ़ चढ़ के सारे देशवासियों ने पार्टिसिपेट किया, इस बात की गवाही है और इस बात के इंडोर्स करता है इस बात को कि हम वो नहीं हैं जो हम पास्ट में थे, जो गलतियां हमने की हम दोबारा नहीं करेंगे। मैं अपने साथीगण जिन्होंने इतनी मेहनत की, मेरे एनसीसी के बच्चे ग्रुप में खड़े हैं, हमारे गार्ड्स ग्रुप में खड़े हैं और आप सबकी इस जज्बे को बहुत बहुत सलाम। बच्चों, आपको भगवान बहुत बहुत शक्ति दे कि आप अपने देश के लिए काम कर सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।